अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। मेरा सबसे एक बड़ा ही सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो फॉर्मेट है उनके अंदर एक फॉर्मेट है सोल्जर स्पीक्स इन द एक्सपोजे, जो मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ करता हूं। और मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं। सर, मेरा तो पूरा लंदन फ्लू के साथ डाउन है, ये आप कैसे बचे में? ये आपको हो चुका है अभी? नहीं, मुझे हो चुका है। मेरा पिछले 4-5 दिन बड़ा सख्त गला बैठा हुआ था और फ्लू सब कुछ था। मेरा सर आज जो है ना वो पहला दिन है, नहीं, तो चूंकि लेकिन मैंने वो सर फ्लू जैब लगाया हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, वो सर डॉक्टर्स कहते हैं फर्क कोई नहीं पड़ता। मैंने ट्राई किया, वैसे वाकई इंटेंसिटी तो कम होती है, लेकिन उसके पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट सर। आज पहले थोड़ी सीरियस बात करनी है, उसके बाद सीरियस मीरियस कोई नहीं बात करनी। शोगल मेला जरा ज्यादा करना है। मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी हुई है, क्योंकि सीरियस बात तो पूरा कौम डिप्रेशन के अंदर गई हुई है। मैंने आज आपसे बात करनी है, ये जो मेरी और आपकी एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बात करनी है। उसके अलावा उसके ऊपर क्या शोगल मेला चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर भी बात करनी है। और एक्सटेंशन की वजह से ये जो जंग है, जो अब आखिर में जीता कौन है, ये जरा फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीरियस बातचीत जो हमारी है वो कर लेते हैं। उसके बाद अखीर किस्म का शुगली डिस्कशन मेरे पास मौजूद है। हादसा भी मुझसे नहीं जा रहा, लेकिन बहुत शुगली डिस्कशन है, वो मैंने आपके साथ करनी है। जिस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल मीम्स चल रही है उनके ऊपर बात करेंगे। और मुझे और आपको लेके, और डीजीआईएसपीआर को, डीजे बाबू को लेके, और मोहसिन नकवी को लेके, और आसिम मुनीर को लेके, जिसकी ईगो बहुत ही बड़ी है, जिसकी बहुत बड़ी ईगो होती है, उसके पास हथकड़ियां सुनाई चढ़ती होती हैं। लेकिन पहले सीरियस नोट सर, मेरे पास भी इसका जवाब है। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा। लेकिन यूके में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से ऐसे सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो भी आप उनको नाम देना चाहें, यूट्यूबर्स हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। यहाँ पे यूके में बेतहाशा लोग बैठे हैं, आप भी उनके साथ जाते हैं, बात करते हैं, जिनके ऊपर जो है वो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा देखे भी जाते हैं सर। लेकिन उन सबको छोड़ के मुझे और आपको फोकस करके एक्स्ट्राडिशन मेरी तो दूसरी दफा दे रहे हैं, लेकिन इस दफा फिर बड़ी शिद्दत के साथ मेरी और आपकी एक्स्ट्राडिशन जो इन्होंने की है, रिक्वेस्ट की है, और इतने ज्यादा मशहूरी के साथ की है। पहले खामोशी से की थी। वो आपका और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे लंदन में, बड़े अखबार का बड़ा रिपोर्टर, उसने फोन करके कहा था कि राजा साहब 4000 पेजेस का डोजियर मोहसिन नकवी देख के गया है। मैं कहा अच्छा चलो देखेंगे डोजियर से क्या होता है। उसके डोजियर के नतीजे के अंदर इनकी बड़ी मेहरबानी, मेरी यहाँ पे सेटलमेंट होगी। लेकिन सर, लेकिन मैं कोई असाइलम वगैरह तो आपको पता ही है, मेरा केस नहीं है, ना ही आपका केस है, तो हमें उससे तो फर्क कोई पड़ता नहीं है। वैसे भी हमारी मदद ही कर रहे हैं। लेकिन सीरियस नोट सर, सिर्फ मैं और आप ही क्यों सर? सर देखें, साहब आपको याद है कि आपका मुकदमा कब था? जो राशिद जी नसीर सर। वाला आपके मुकदमा किया गया था, वो कौन सा महीना जी, था सर? जुलाई में सर, जुलाई में था। जुलाई में जुलाई सर। में। सर ये मैं अभी अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। सर। मुझे अभी इस्लामाबाद से, क्योंकि देखिए इन्होंने ये किया है, मैं थोड़ी सी ना इसमें टेक्निकल बात पहले करना चाहता हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी। सर। असल में जिस मुकदमे में इन्होंने आपका और मेरा एक्स्ट्रेडिशन का रिक्वेस्ट निकाली है, वो उसके लिए पहले एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका इश्तिहारी होना और परपेचुअल वारंट इशू होना जरूरी होता है। जी। वो जो मुकदमा है, मुझे जो अब मैंने पता चला है, अभी तक मैंने मुकदमे की पूरी वो फाइल नहीं मेरे पास आई है, लेकिन आज जो इन्होंने अदालत में किया है इस्लामाबाद में, जहां से इन्होंने वारंट्स भी निकाले हैं, वो जनाब केस नंबर है 196/2025। ओके। डेटेड है जनाब 8 जुलाई 2025। 8 जुलाई 2025, ठीक है, ठीक है, सर ठीक है। हुन गलपन समझ गए ना? अब हाँ, मैंने हाँ। आपको पता है कि जब आपके केस के अंदर जो गवाही देना था, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। जी। देखिए मेरी गवाही रेलेवेंट थी, नहीं थी, मेरे उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक अलग इश्यू है। हम्म। मेन इश्यू ये था कि जब सेक्टर कमांडर लाहौर के ऊपर उसने एक मुकदमा किया, उसने वहाँ का पैसा इस्तेमाल करते हुए आपको जनाब वो करने की कोशिश की, हम्म। और मैंने खुद आकर आपके केस में खड़ा हुआ, मुकदमा दिया और आखिरी दिन तक अदालत में गया। उस बिल्कुल। मुकदमे से पहले आपको भी इस बात का पता है कि कितने टॉप लेवल से मुझे रिक्वेस्ट भी की गई और मुझे थ्रेट भी किया गया। हमने यहाँ की अथॉरिटीज़ को भी बताया, उन्होंने हमें बाकायदा सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें भी दी। बिल्कुल। अब बिल्कुल। आप ये देखिए कि उस वक़्त जो उस हमें वक्त कहा जो था कि हमें बच्चों तुम्हें देख लेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इनकी मुकदमे की तारीख देख लें, जिस मुकदमे के अंदर इन्होंने हमारा जो है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ये बात मैं कर रहा हूँ लीगल रिक्वायरमेंट की, कि परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट होना, ताकि वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट। अब आ जाइए टाइमिंग। मुकदमा टाइमिंग क्या है इसलिए, सर? मुकदमा क्या है? उस और मुकदमा क्या है? एनसीसीएआई का कुछ जाली मुकदमे सर, वो जो एफआईए के जाली मुकदमे नहीं होते सर, कि हमने
हमने कुछ कहा तो इनकी वो पता नहीं मजरूह हो गई और पता नहीं क्या हो गया, इस तरह के मुकदमे ना सर। और मुझे बताएं ना राय साहब, आप और मैं हम यहाँ बैठ के कोई तोप तो नहीं चलाते ना, आप तो किसी जमाने में फौज में रहे, हमने तो आज तक चिड़ी नहीं मारी सर, हम तो नहीं, मैं बात ही आपको कर वजह सकते हैं ना। बताता हूँ सर, मेरे पास असल वजह पहुंची हुई है, लेकिन आप इसको अच्छा, कानूनी नहीं मैं तो आपको आगे चलता हूँ वो ना जो आप वजह बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वजह है, इसमें सर। कोई ये शक नहीं कानूनी है। सर देखें, हाँ, ये है जहां से ये आगाज होता है। मुझे बार बार ये पैगाम भेजा जाता था कि जी आप आपको पता है हमारे दोस्त भी और दुश्मन भी सारे ये कहते थे जी कि राजा के साथ तुम प्रोग्राम ना करो, हाँ, या हाँ, तुम या क्या कहते हैं उसके हक में गवाही ना दो। ये हाँ, कुछ चीजें थी। फिर आपको पता है कि आसिम मुनीर के खिलाफ यहाँ पे एक जब पहला एहतजाज लंदन में हुआ तो उस वक्त भी मुझे ये थ्रेट किया गया कि तुमने ये नहीं करना, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मैंने कहा जी जी, देखें जिस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ मैं करता हूँ। मुझसे जो बात करता है पहले आके मुझे पुराना मेरे साथ हिसाब साफ करो, तो उसके बाद अगली बात आगे होगी। हाँ, अच्छा, अब ये तो हो गया ना इसके पीछे कि जी कानूनी ये कार्रवाई कब शुरू की गई थी। अब आ जाइए कि ये टाइमिंग क्यों? ये टाइमिंग इसलिए कि आप देख लीजिए कि 3 के 4 रोज कबल ये, अच्छा जब ये सारा इश्यू शुरू हुआ 28 नवंबर से लेकर, जी, 28 नवंबर को जब ये इश्यू शुरू होता है नोटिफिकेशन वाला, उन्हीं दिनों में आप खुद रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और बल्कि इन दिनों में हमारी तो आपस में कोई बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई ना कि हम कोई मिल मिला के कुछ साजिश कर रहे हो। आपके अपने सोर्सेज हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैंने कभी आपसे आपके सोर्सेज का नहीं पूछा, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा। राइट, कभी कभी हम नोट्स जरूर शेयर कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, वो भी डबल चेक करने के लिए। जी, हम दोनों इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करते रहे कि जी इस्लामाबाद पिंडी में क्या हो रहा है। आपको हुँ, पता है कि जिस वक्त जहां पे पिछले 7-8 दिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ जो थी वो ट्रैवल कर रही थी। लेकिन हुँ, मसला ये था कि हिम्मत बड़े थोड़े लोगों में थी रिपोर्ट करने की। बात तो है, और बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर मैं तो अपने आप को बिल्कुल कहीं से नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा सहाफ़ी हूँ या मेरे कोई बड़े सोर्सेज़ हैं, कुछ भी नहीं है। ये मौका होता है, एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि वहाँ से खबर आ रही थी, मुसद्दका खबरें थी, करने हाँ, वाले बंदे कोई नहीं थे। मेरे पास जो आती थी जिस पे मुझे थोड़ा-सा समझ आती थी कि यार ये मैं इसमें कन्फर्म हूँ कि ये हुँ, किसी हद तक दुरुस्त है, मैंने वो खबरें भी की, तज्ज़िये भी किए, सब कुछ किया। हुँ, अब वो चीज़ इनको बहुत खटक रही थी क्योंकि वो इस वक़्त नंगे हो रहे थे। वो जब नंगे बिल्कुल, हो रहे थे तो आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने 3-4 रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जनाब उसने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो उन्होंने जेन मैरियट को बुलाकर किया ना, ये तो एक सरासर टोपी ड्रामा है। टोपी ड्रामा इसलिए है कि यार एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट तो है ना, वो तो जाती है स स सेंट्रल लीगल अथॉरिटी में जाती है, वो जी, फॉरेन ऑफिस से फाइल होती है, वो एक पेपर वर्क होता है। उसके लिए आप बंदे को बुला के फोटो ऑप्स नहीं करते हैं और फिर आप अगले दिन की तमाम अखबारों के अंदर तस्वीरें नहीं लगाते हैं। ये तो बेसिकली है ना कि कंपनी की मशहूरी के लिए, और वो जो जिसके बारे में खालिद खुर्शीद ने कहा था कि जर्नैलों के उससे पैदा होता है, वो तो अपनी हाँ। परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो बल्कि ये एक सवाल ये है खालिद जो खुर्शीद साहब साबका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ये बात की थी, ये आप जिसका पाकिस्तान ज़िक्र की कर रहे हैं सर। सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आइन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा। अब सर ये तो देखें पाकिस्तान में ही है खालिद खुर्शीद साहब जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, और ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, और ये कोई ऐसे बात तो नहीं, बड़ा सीरियस आदमी है। और अगर इतना खुल के ये बात कर रहा है और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना सर बेसिकली जिसके अंदर ये बात कर रहा है। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी। तो सर देखिए ना वो देखिए हर वो एक अवामी आदमी है और अवामी लिहाज से ही वो इनके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो मोहसिन नकवी से ये था कि हुज़ूर वाला कि आप अब मुझे ये बताइए कि हैव यू चेंज्ड योर मास्टर? बिकॉज़ आप जब इधर आए इस आजकल के दिनों में तो आपका तो सबसे पहले तो आपका मास्टर थे ज़रदारी साहब। फिर जी, आपने उनको डिच करके आपने मास्टर बना लिया आसिम मुनीर को। जी। लेकिन हालिया दिनों में ये जो आप इस वक़्त एंगलिंग कर रहे हैं और इस वक़्त जो आपकी आनियाँ-जानियाँ हैं, उसके अंदर मुझे ये लगता है कि अब आप आसिम मुनीर से भी लॉयल नहीं रहे। आप हुँ, लगता ये है कि आज के दिनों में आप कहीं और अपनी सेटिंग करना चाह रहे हैं। फिर मैंने उनसे सवाल ये किया कि नवाज़ शरीफ चूँकि आपकी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, वो बार-बार मुतालबा करता है कि मोहसिन नकवी नूं कड्डो ते कह रहे तुसी जाके नवाज़ शरीफ की बैत ते नहीं कर ली। हमने तो ये मतलब देखे ना हमने सवाल किए क्योंकि देखिए बात ये है, लड़ाई हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में। सर आदिल बिल्कुल। राजा और शहजाद अकबर की तो साडियां बुढ़ियां नहीं गल मनदियां ते यार ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ और ਇਸ सर वास्ते हम ਤੁਹਾਨੂੰ हम पता चंगे तरीके नाल ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, हमारी क्या देखे ना इस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने ना होने में उत्थे जैद बने बकर बने या बशीरा नाई बने, मेरा और आपका उसमें क्या लेना देना है। लेकिन इन्होंने तोपों का रुख हमारी तरफ करके हमारी तो चलो वाह वाह कर दी ना,
मुझे हाँ ये बताइए कि यहाँ के निज़ाम के अंदर ये जो इन्होंने रिक्वेस्ट फाइल की है, जिस बेसिस के ऊपर फाइल की है, ये तो हाँ मतलब रद्दी की टोकरी की भी औकात इसकी नहीं है ना, इस पे तो इसके ऊपर हँसा मैं ही जा आता हूँ सकता है। इसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले मेरी इंफॉर्मेशन जो 100% फ्रॉम द वेरी टॉप है, क्योंकि मैं हुँ, समझना चाहता था कि मोहसिन नकवी अगर ये कर रहा है तो ज़ाहिर बात है अपने बनोई से पूछ के ही कर रहा है ना। तो ये पीछे सोच क्या है? वो कहते हैं हम इदारा हैं, हम सोच के सारे काम करते हैं। इदारे में सोच ये थी कि शहजाद अकबर और आदिल राजा के जो डोज़ियर दिए गए हैं बरतानवी हाई कमिश्नर को और फॉरेन ऑफिस से भेजे जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि शहजाद अकबर और बाकियों को, मेरा जो ओरिजिनल सवाल था कि यार यहाँ बड़े-बड़े टार्ज़न बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ करते ना? तो ये सिर्फ मुझे और आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब और उनको तो सर मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, हमें तो बड़ी एक नीश है जो मुझे और आपको देखती है। उसमें जो इनका एनालिसिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उसपे इनका एनालिसिस ये है कि शहजाद अकबर को ज्यादातर सियासतदान और कानूनदान देखते हैं, सियासतदान और कानूनदान। और फौजी अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो है वो आदिल राजा को देखा जाता है। इसलिए इनको बंद करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो तबके हैं सिर्फ जिनके पास फिर भी कोई ताकत है, कोई आवाज है। बाकी तो सारे सर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कोई बोलता रहे। ये डज इट मेक सेंस सर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो असल में इम्पैक्ट होता है ना, उसका उसको आप वेइ करते हैं ये नहीं होता कि नंबर्स कितने हैं, इम्पैक्ट तो होता है ना कि आप बात क्या कर रहे हैं, देख कौन रहा है, कोर्ट कितने होते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होती है, तो वो ज़रूरी है। मैं तो अपने आप को नहीं कोई बहुत बड़ा रुस्तुम-ए-ज़मान किस्म का या व्लॉगर या क्या कहना चाहिए ब्रॉडकास्टर समझता हूँ। मुझे तो मुख्तसर से लोग देखते हैं, मैं डेली बैठ के अपने दिल का गुबार और कुछ इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस शेयर कर लेता हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसका एक इम्पैक्ट होता है और वो इम्पैक्ट पावरफुल जो है ऑडियंस देखती है सर, पावरफुल ऑडियंस जी, देखती है। ये वो इशू है ऑडियंस सर। देखती है जो जिनकी ओपिनियन ज़्यादा वेइ करती है, मैटर करती है। और जी असल में एक और चीज़ भी है ना, देखें बात की सच्चाई या सच्चाई के अलावा भी चले एक और चीज़ है ना, सच्चाई भी एक जो रेलेवेंट टर्म में आ जाती है। आप किस बात के ऊपर बात कर रहे हैं ना, देखें 10 टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका हमेशा निशाना दुरुस्त है, तो वो चीज़ भी तकलीफ देती है ना। आप मिसाल के तौर पे आप नंगे फिर रहे हैं बाज़ार में और मैं सिर्फ़ ये बता दूँ कि यार बाकी गल्लां छड्डो तुसी कपड़े नहीं पाए, तो वो चीज़ ज़्यादा बुरी लगती है। तो असल में इश्यू ये है कि जो चीज़ों की निशानदेही या जो टॉप देखें आप अपना एडिटोरियल पॉलिसी आपकी अपनी है, आप रोज़ सुबह उठ के खुद ही फैसला करते हैं ना कि यार आज मैंने 50 टॉप पाकिस्तान में तो रोज़ 50 कट्टे खुलते हैं। आप दिन में 2-3 पे बात कर पाते हैं, इसी तरह से मैं 2-3 पे बात कर पाता हूँ। ये हमारी चॉइस देखें ना, ये द चॉइस ऑफ टॉपिक्स और द चॉइस ऑफ बैटल्स दैट यू पिक टू फाइट दैट मैटर्स। उससे आपका इम्पैक्ट वे होता है कि यार लोगों का ध्यान उस तरफ लेके जाता है ना। अगर आप बार-बार लोगों का ध्यान क्योंकि देखिए मैं तो तसलसल के साथ एक चीज़ बात करता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम फ़साद की जड़ जो तमाम फ़साद की जड़ है, वो फ़ौज का सियासत के अंदर अब पूरी तरीके से आ जाना है और जब तक कोई भी सियासतदान, मैं तो किसी पार्टी की भी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जब तक कोई भी सियासतदान इस पूरे चीज़ से होलसम क्योंकि अब इसकी सर्जरी होनी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई टीके-टूके लगा के आपने इसको ठीक कर लेना है, ये होलसम सर्जरी जब तक नहीं होती कि पूरे के पूरे सिस्टम और सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी फ़ौज को जब तक आप रिवैम्प नहीं करते, माइंडसेट चेंज नहीं करते, रूल्स चेंज नहीं करते, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, ये चीज़ें बदलने की नहीं है। ये चीज़ है जो तसलसल के साथ मैं तो कम से कम जिसका प्रचार करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो चार्जशीट है ना, हर बंदे को अपना पता होता है यार मेरा जुर्म क्या है, आपको पता होगा आपका जुर्म क्या है। मेरा जी जुर्म तो बस यही है, मेरे तो कोई खामोश मुजाहिद नहीं है। मुझे तो कभी-कभी टावा-टावा खबर आ जाती है, लेकिन खबर के साथ-साथ मैं तो असल में तज्ज़िया करता हूँ या मैं अपनी सोच बताता हूँ। मेरे सुनने वाले, जानने वाले वही लोग हैं, जो वो बात सुनते हैं और उसपे या एग्री या डिसएग्री करते हैं। तो मेन असल में इश्यू ये है और दूसरी एक और चीज़ है मुख्तसर वो भी, कि देखिए जो कनेक्शन है ना देखिए मैं ना पीटीआई की किसी कमेटी का हिस्सा हूँ, ना किसी फैसला साज़ी का हिस्सा हूँ, ना तंज़ीम का हिस्सा हूँ। लेकिन नज़रियाती तौर पर और इस वक़्त जो स्ट्रगल जारी है, उसमें से मैं कम से कम अपने आप को उन 2-4 लोगों में गिन सकता हूँ कि जो इमरान खान के असल नज़रिए के साथ खड़े हैं। जो ये समझते हैं कि इमरान खान करना क्या चाह रहा है और उसको आसान ज़ुबान में उसके कारकुनों तक पहुँचाता हूँ। एक लिहाज़ से ये खान साहब जाने से पहले ये वीलॉग वाली ड्यूटी भी वो लगा गए थे। तो ये जी बेसिकली ओवरऑल कसूर है क्योंकि मैं तो कोई और बयानिया नहीं ना देखिए मैं तो कहीं भी जो है बात कोई ऐसी नहीं करता या ऐसी नहीं बनाता जिसमें से ये बात हो कि जी आगे चलो। हुँ, मैं कहता हूँ आगे आप जा ही नहीं सकते, हुँ, जब तक आप इस इश्यू को एड्रेस नहीं करते। हुँ, हुँ। सर ब ब फाइनल इसके ऊपर कमेंट जो है वो आपका चाहिए कि मुझे एक बात बताएँ कि यहाँ पे इनकी एक्स्ट्राडिशन और आप कसर-नफ़सी से बाय द वे बात कर रहे हैं कि मैं तो बहुत ही बिल्कुल आप ज़ाहिर बात है आपकी बड़ाई है, ग्रेटनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी कि यू आर आप हम्बल हैं। आई अंडरस्टैंड दैट।
but it does not actually relate to the ground reality. Ground reality is that you are being watched by very powerful people जिनकी से है, जो हम बात कर रहे थे सर। पाकिस्तान और बर्तानिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो सर से है ही कोई नहीं, तो ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट का क्या बनेगा इनका? और उसके उसके अलावा जो ये वायरल है इस वक्त तस्वीर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये तस्वीर वायरल है सर, जो हम देख रहे हैं, ये वाली एआई शरारती ने ये जो एक्स के ऊपर है, उन्होंने ये एआई बना के इस वक्त एक्स सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये सब कुछ वायरल चल रहा है सर। और उन्होंने लिखा है कि मोहसिन नकवी जो है वो आदिल राजा और शहजाद अकबर को लेने लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी जो हथकड़ी है उसका हथकड़ी का साइज छोटा है, इसलिए लेके जा नहीं सक रहे। इसी वजह से हाँ सर, इसी वजह से सर देखें ना कि ये जो एआर शरारती और बिलाल हैं, दोनों की बाकायदा उन्होंने ट्वीट्स दिखाई हैं आज आपके डीजीआईएसपीआर ने, तो तकलीफ तो बहुत है। तो अच्छा है सर, ये बच्चे अच्छा शुगर लगा के रखते हैं। हम भी जब इसकी चीज़ों को देखते हैं, हमारी दरख्वास्त नकवी साहब से और ये बाकी डीजी मीजी से यही है कि ये जो बच्चे हैं, ये बड़े मतलब क्रिएटिव बच्चे हैं, इनकी चीज़ों को आप लाइटर मोड में लिया करें, थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा ना कहते हैं कि इंसानियत वालापन पैदा करें। हुण ए पिछे ना पै जाना कि कौन ने दोए, लेकिन अच्छी उन्होंने बनाई है, क्योंकि देखिए वो किसी ने एक और भी इसमें बात की थी कि वो इन्होंने तो वो जो काजी फैज ईसा का वो जो हुआ था हमला, जो सो कॉल्ड हमला, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके थे, तो ये तो चंद ट्वीटों के ऊपर हमें एक्स्ट्रा डाइट करवाने आ रहे हैं, तो अल्लाह माफ करे, तो ये तो क्या इसकी औकात है। अच्छा सर, ये जो अब तो नोटिफिकेशन हो गया, बड़ा रोला पड़ा हुआ था नोटिफिकेशन के ऊपर, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, ये क्या रोला पड़ा हुआ है, हो जाएगा। लड़ाई तो हुई है, अब ये मान नहीं रहे कि लड़ाई तो हुई है नोटिफिकेशन के ऊपर। क्या ये लड़ाई खत्म हो गई है? क्या ये जंग खत्म हो गई है नवाज शरीफ और इनकी जो जंग है, या सियासतदानों की उनकी? क्योंकि इसने तो एहतसाब करना है, नहीं तो इसका गुजारा कोई नहीं है। लोग कहते हैं 5 साल, मैं पहले बता रहा था कि फौज के अंदर लोग कहते हैं कि जी 5 साल का नोटिफिकेशन भावे करा ला, 5 साल का तू 5 महीने नहीं चलना, क्योंकि सब खर्चा पानी खत्म है। इधर चाइना के 26 बिलियन के लोन आए, वो वापस करने हैं, IMF का लोन वापस करना है, करप्शन बेताशा है, इकोनॉमी बेड़ा गर्क है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही कोई नहीं, और आपने नोटिफिकेशन 5 साल की करा ली है, तो मलबा तो आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती फौज ने जो है वो जब एक जर्नैल को ऊपर बैठाया हुआ है, OTS के जर्नैल को, और वो कब्जा करके फौज पूरी की पूरी बैठी हुई है, तो आप पे नजरा गिरेगा, मजीद गिरेगा, तबाही और बर्बादी मुल्क की होती चली जा रही है। आपको नई जंगें छेड़ने की मजबूरी है आपकी, उसके बगैर आपको कोई और नोबडी इज पेइंग यू एनीथिंग ना। आप जाके लंच बेशक व्हाइट हाउस में कर लें, लेकिन डॉलर आपको एक भी नहीं मिला। चाइना भी पैसे वापस मांग रहा है देने की वजह, ये जाएंगे तो किधर जाएंगे? लेकिन ये जो नोटिफिकेशन की जंग हुई है इतने अरसे, इसने बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया है। इज इट फाइनली ओवर, डू यू थिंक? या और इस मामले के अंदर या अभी चलेगा ये मामला आगे, और कौन जीता कौन हारा है सर? योर कमेंट्स। सर देखें, ओवर तो मेरे ख्याल में ये नहीं है। ये बात सिंपल सी ये है कि जो इस वक्त कोई देखें, या तो ये होता ना कि ये 28 तारीख को या 27 तारीख को नोटिफिकेशन भी हो जाता और ये तमाम ओहदे बन जाते और सब कुछ हो जाता, उस वक्त तो मैं कहता कि जी ठीक है, अभी ये अगले 5-10 साल यही साहब बैठे रहेंगे। लेकिन ये पिछले 7-8 दिनों में जो क्राइसिस पैदा हुआ, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा दरारें हैं और दरारें आ चुकी हैं। ठीक है कि आपने मैनेज कर लिया, लेट्स से आपने मैनेज कर लिया सिचुएशन को, बट इट इज़ नॉट ओवर येट, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो बात मुझे सिंपल सी बता दीजिए कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अपना बदला नहीं छोड़ते, वो पिछले 7 दिन की जो उनके साथ हुई है, जो आपने इस अपॉइंटमेंट को SHO बती चौक की जो अपॉइंटमेंट बनाई हुई थी, उसके ऊपर क्या नवाज शरीफ को, कि देखें ये तो कहते हैं ना कि ये इस वक्त यकीन जानिए, इस वक्त जो इन्होंने मुझे और आपको और ये हमें हीरो बना दिया है ना, वो इसलिए बनाया है कि किसी तरीके से आसिम मुनीर का गुस्सा ठंडा हो जाए। ये इस वक़्त आप समझ रहे हैं ना इस गेम को, कि इस वक़्त जो सारा ड्रामा हो रहा है कि एक दफ़ा चले इंसान को अपने गुनाह याद करने चाहिए। हम सारे गुनहगार लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे गुनाहों में ना एक गुनाह, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट किस्सा है, जिससे आपको निशानी मिलेगी कि इस वक़्त हो क्या रहा है। जनाब हमारे, जब आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच ने, वो सेठी साहब जज थे मेरा ख़्याल है, उन्होंने मुशर्रफ को कब्र से निकाल कर फांसी देने का फैसला कर दिया। ये जब हो गया तो अचानक जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ आपकी आवाज़ बंद है सर। सर सेठी साहब फोत हो गए थे ना? जी, सेठी साहब तो बाद में फ़ौत हुए ना, ये तो हमारे दौर में 2020 या 21 की बात होगी गालिबा।
खबर से जी निकाल उस के वक़्त फांसी दो, उसके बाद फौत हुए वो। जी। जी, वो पेशावर के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक फैसला दिया था कि अच्छा ये फैसला भी ख़ैर कोई इतन ठीक है, मुशर्रफ का आर्टिकल 6 का वो बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला वैसे बाय द वे मुनासिब नहीं था। एनीवेज़ मेन किस्सा ये है कि जब ये हुआ, तो 5-7 जर्नैल अचानक एक इमरजेंसी की सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस आ जाते हैं, ठीक जिसमें है। जनरल बाजवा भी हैं, जनरल फैज़ भी हैं, डीजीएमआई भी है, एमओ भी है, 2-3 जर्नैल और साथ लेकर आए हुए हैं। हुँ। और बड़ी एक हंगामी सूरत-ए-हाल थी और मसला ये था कि जी फ़ौज के अंदर ना इस वक़्त इंतहाई बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है कि जो ये एक जज ने कह दिया है और बाजवा साहब के अल्फ़ाज़ थे कि जी मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि पेशावर में कोई स्पाई जाकर चीफ जस्टिस को गोली ना मार दे। मतलब इस हाँ। हद तक उन्होंने इस चीज़ को कह दिया और उन्होंने कहा जी ये तो अच्छा साथ उन्होंने क्या किया, वो हुँ। अपने साथ वज़ीर कानून को भी और कुछ कानून लेकर आए हुए थे कि ये प्राइम धमकी मिनिस्टर लगा को रहे थे कह ना सर, ये धमकी लगा रहे थे ना बेसिकली जनरल नहीं, बाजवा। वो करना ये चाह रहे थे कि चाह ये रहे थे कि मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा मुझे मौका दें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पिछले 2 दिन से हो क्या रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये ऑर्डिनेंस बनाकर लाए हैं और इस ऑर्डिनेंस के तहत ये जो फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, ये आप उड़ा दें। वगरना इस वक़्त हमारी फ़ौज में जनाब जो है ना, कोई भी बंदा जाके जजों को गोलियाँ मारना शुरू कर देगा और बात एक जज तक नहीं रुकेगी, बाकायदा धमकियाँ थी। अच्छा हुँ। जी, अब ये सारी बात हो गई, खान साहब ने कहा जी बैठो पहले तो ठंडा पानी-शानी पियो, इतना सारे गुस्से में हो क्या गया, बैठ जाओ। साथ ही उन्होंने जनाब जो है ना 5-7 जो सीनियर आपके वज़रा थे उनको बुला लिया, मुझे अच्छी तरह याद है। एक तो उन्होंने लीगल बुला लिए 3 लोग अ, वज़ीर कानून तो उनके साथ आए थे, इधर से उन्होंने एक मुझे बुला लिया, बाबर अवान को बुला लिया और गालिबन शायद एक आध वज़ीर कोई और होगा जो क कानून को समझते हैं उनको। और बाकी जो सीनियर्स में थे उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर फवाद चौधरी आई रिमेंबर और परवेज़ खट्टक थे और शफ़कत महमूद थे। ये लोग वहाँ मौजूद थे। बताया गया जी कि बताएँ क्या है, सारे अब परेशान बैठे हुए थे, अब कौन फौजियों के सामने कहे कि जो चीज़ आप बना कर लाए हैं, ये तो एक बकवास चीज़ है। हुँ। खैर, मैंने तो जो हमारा काम था जिसकी वजह से हम नापसंद किए जाते थे, मैंने वहाँ पे अर्ज़ की, मैंने तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया लॉ मिनिस्टर से, मैंने कहा सर ठीक है, इश्यू तो बड़ा ज़बरदस्त ये मतलब बड़ा खतरनाक इश्यू है, बड़ी गलत हरकत की है जज साहब ने। आगे-पीछे की बातें करने के बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, लेकिन क्या कानून के मुताबिक एक फैसले को एक ऑर्डिनेंस या लॉ जो है, वो नलिफ़ाई कर सकता है? तो वो ऐसे-वैसे करने शुरू हो गए। मैंने कहा जी मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि ये नहीं कर सकता। वहाँ मौजूद हाँ, आई थिंक अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। वहाँ मौजूद बाकी वुकला ने जो 2-3 वकील थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये मसला हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये बात जब मैंने की तो थोड़ी इसमें बहस शुरू हो गई। आखिर में तय ये पाया कि देखिए उन्होंने एक जजमेंट दी है जिसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। तो हम इसका जवाब देने के लिए एक ब धांसू किस्म की अब उसके बाद यकीन जानिए हम जो थे ना हम फौजियों को मामू बना रहे थे, कि यार किसी तरीके से ये क्राइसिस हटाओ, क्योंकि ये खामखा की एक चीज़ है कि अब हम जजमेंट के ऊपर एक अपना वो ऑर्डिनेंस पास कर दें। तो खैर फिर ये सजेशन आई कि जी हम जाके सीनियर वज़ीर 4-5 बैठे और टका के एक कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनाब जज साहब के खिलाफ फलाना टमकाना, ये हुआ। और ये वहाँ तय हुआ और हमने जाके अच्छा फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई ना तो वड्डे नस गए। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर में करनी पड़ी मुझे, फवाद चौधरी को लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को। अच्छा ठीक है। हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमने जनाब जिस तरह से ना कि हमें पता था जी कि फ़ौज का मोराल बुलंद करना है, तो हमने जाके ना जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले मोहसिन नकवी ने की थी और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके डीजी आईएसपीआर ने की है, हमने भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टका के जनाब जज साहब के खिलाफ कर दी। वो बाद में हम पे जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी, हमने अदालत में जाके माफ़ी भी माँग ली, मामला खत्म हो गया। लेकिन कहने की बात ये है कि इश्यू जो है ना, इस वक़्त जो इश्यू था, वो इश्यू जो था ये सिर्फ़ अभी जो पिछले 3 दिन से हो रहा है ना हमारे साथ और आज उन्होंने पूरा इमरान खान साहब के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। हाँ, ये हाँ, उसके ऊपर दरअसल आते ये दरअसल जो है, ये ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये बेसिकली फील्ड मार्शल का गुस्सा कम करने के लिए है और गुस्सा उसका हमारे ऊपर नहीं है। इमरान खान ने पहली दफ़ा उसको ज़हनी मरीज़ कहा है। इमरान खान हैं। तो हर चौथे रोज़ उसको ज़हनी मरीज़ कहता है। ये गुस्सा उसका है नवाज़ शरीफ के ऊपर, ये गुस्सा नहीं। उसको है हुकूमत के ऊपर। वो गुस्सा कम करने के लिए मोहसिन नकवी और चाचा शरीफ का लड़का ये कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल का गुस्सा कम हो जाए। मैं इनके मशवरे के लिए इनको एक मुफ्त मशवरा दे देता हूँ इनकी तसल्ली के लिए कि तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ हुँ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ बेनिफिटर्स हैं ना, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ पा के उन्हें अपना गुस्सा ਕੱਢਣਾ ਜੇ। मैं आप ये मुझसे लिख लें, ये महीने बाद करे, 4 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, उसने अब सीधा होना ही होना इनके साथ। सर, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने जो हरकतें की हैं, वो तो आपके सामने ही है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दिस इज़
इस वक़्त आपको पता ही है कि किसके लिए आरवाई भी काम कर रहा है और सारे लोग जो हैं, जो अंदर बैठा है, ज़हनी मरीज़ है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, ये सारी जो बातचीत कर रहे हैं। इसके अंदर सर जो असल अब बात ये है कि सिर्फ़ ये बात नहीं इसने की, इसको तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है और आप ठीक कह रहे हैं कि आसिम मुनीर की तकलीफ़ द दूर करना चाहता है। इसने मज़ीद आगे से बयान दिया कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बारे में सवाल पर तर्जुमान ने ये जो डीजी आईएसपीआर है, इन्होंने ये जवाब दिया, ठीक है। मतलब आज तो ये हालत थी कि एक तरफ तो 4 करोड़ पख्तूनों के मुंतखब नुमाइंदे के बारे में ऐसे ख़यालात जो हैं, ये अब पख्तून कैसे जवाब देंगे ये तो उनको बेहतर पता होगा, लेकिन इसके ऊपर सोशल मीडिया चैटर मैं आपको बता रहा हूँ। जो इससे बड़ी चैटर चल रही है वो ये है कि आज तो यार बंदा गालियाँ देने के ऊपर उतर आया था ये। मैंने सिर्फ़ उसकी हेडलाइन देखी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे वैसे भी आपको पता है ज़ुकाम लगा हुआ है तो मैं जो है ना उसके अंदर कोई ज़रा नेगेटिव चीज़ें से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई मैं नहीं करना चाह रहा। इसके डीजे आईएसपीआर जिन्नों वाले बाबे के जिन्नों से बिजली निकालने वाले बाबे का आगे जो बरखुरदार, मैं ऐसे नहीं देखना चाह रहा था इसको। मैं लेकिन बात ये है कि गालियाँ इसने आज देने के ऊपर ऑलमोस्ट उतर आया ना। अब कहते हैं सियासत खत्म हो गई है। भाई सियासत तो लोग बात करते हैं कि असल में फौज की खत्म होती है। मुल्क किसी गालिब अक्सरियत के खिलाफ जो है, गालिब अक्सरियत के खिलाफ इनके खिलाफ हो चुकी है। मुल्क की गालिब अक्सरियत सर कोई शक नहीं है, डिप्रेशन है, डेस्परेशन है। लोग कहते हैं कि यार और उनके खिलाफ हैं लोग सर, शदीद खिलाफ है। अब बंदूक के ज़ोर के ऊपर ये कब्ज़ा है। अब ये ज़ाहिर बात है बावले होते जितने मर्ज़ी फिर लें, ये कब तक कब्ज़ा चला लेंगे? और आपने भी ये शेयर किया और ये इस वक़्त एआई इमेज हर जगह शेयर हो रहा है। मैंने कहा ये भी कर दूँ, इमरान खान का जवाब तो इसको पहले ही दे गया था। ये इमरान खान का जवाब है, वो हम दिखा देते हैं एंड देन आई विल कम टू योर कमेंट्स प्लीज़। वो कर मेरी जरा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। ये बात है सर, ये जो खान ने बात की है ये तो कोई नेक्स्ट लेवल की बातचीत है। आपने भी इसको शेयर किया है, पीटीआई ऑफिशियल ने भी ओरिजिनल खान का बयान शेयर किया है। जो ये बातें कर रहा है इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? आप सही कह रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन वेयर आर वी गोइंग? कहाँ जा रहे हैं? और इसका एनालिसिस आपका राज फाइनल साहब क्या है? देखें, आप खुद एक फौजी रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, इसको अगर आप एज़ होल लें तो ये एक बुज़दिल फौजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? क्योंकि देखें फौजी क्या होता है, आप सिंपल सी चीज़ है जिस तरह कहते हैं ना, एक मिसाल मशहूर है कि जज जो नहीं बोलता उसके फैसले बोलते हैं। इसी तरह से फौजी नहीं बोलता, बोलना-चोलना उस फौजी का काम नहीं है, उसकी शुजाअत बोलती है, उसके कारनामे बोलते हैं, मैदान जंग में उसका जो कंडक्ट है वो बोलता है। फौजी की एक सिपाही की निशानी ये होती है कि वो बराबरी से लड़ता है। ये क्या कर रहे हैं कि एक शख्स को इन्होंने 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है। उसके ऊपर ज़ुबाबंदी है, उसके चेहरे पर, मुँह पर उन्होंने जनाब पाबंदी लगाई हुई है, मुँह पे टेप लगी हुई है, नाम लिया नहीं जा सकता, तस्वीर दिखाई नहीं जा सकती और उसको बंद करके, यानी कि आप ये समझें कि ये ऐसे फौजी हैं, ऐसे सिपाही हैं, जिन्होंने अपने मुखालिफ को, अपने हरीफ को रस्सियों से जकड़ा हुआ है, 6 बंदों ने उनको पकड़ा हुआ है और ये तलवार लेके उसके सामने अपना जनाब नाच कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, इससे ज़्यादा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? आप कहते हैं कि उसका नाम तक नहीं लेना, सब कुछ है और उसके बाद 3 घंटे आप उसके नाम की माला जपते हैं। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे 2 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, आप एक बुज़दिल फौजी हैं और नंबर 2, आप एक हारे हुए फौजी हैं। क्योंकि अपने मुखालिफ को बंद करके, रस्सियों से जकड़ के, उसकी मुँहबंदी करके एक हारा हुआ और एक बुज़दिल इंसान तो बात कर सकता है। एक इंसान है जो कहता है मुझे मानो। अभी ये झगड़ा किस चीज़ का है? वो कहता है मुझे मान लो, मुझे मान लो। ओ भाई, मानने के लिए, मनवाने के लिए पहले कोई अपनी शुजाअत तो दिखा दो। मेन इश्यू तो यही है आपके साथ। आपके पास तो कोई चीज़ है ही नहीं। राय साहब आपका बंद हो गया है, ये माइक आपका बंद है फिर से। नहीं, आप बात करें सर, मैं क्या शुजात कहाँ से लेके आए? शुजात तो आजकल इनका वेटर का नाम है या जर्नैल बनने के लिए। मैं ऐसे-ऐसे किस्से कि शुजात के जो इस वक़्त अगले जर्नैल कुछ बनने वाले हैं, जो सर यकीन करें टोटल प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं सारे। अस्करी टावर 4 में ये इस फ्लोर पे इतना फ्लैट बेचना है, डीएचए फलाने में, पार्क व्यू सिटी फलाने में, प्लॉट खरीद लो, बस इनकी इसके अलावा तो इससे आगे सोच ही नहीं है। एनीवे सर, खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊँगा, तो खान ने सही कहा था ना, ये रो नहीं रहा था तो और क्या कर रहा था सर? नहीं, नहीं, पूरे रो रहे हैं। अब तो पूरा जत्थे का जत्था आगे रोता है, एक तो रोता भी नहीं है। मतलब देखे ना कि वो आईएसआई वाले अपना अलग रो रहे हैं, जिन्होंने कोशिश की कि हम गवाही ना दें, सब कुछ करें। अब वो उनका रोना भी आपने देख लिया कि वारंट निकाल के, एक्स्ट्राडिशन करके, सब कुछ करके, क्या इससे फ़र्क पड़ जाता है? ये रोना तो नहीं है ना। आपने आपने मान देखें आप देखें, आप जब इनकी बात नहीं मानते हैं ना, वहाँ से आपकी ताकत का पता चलता है। अब इमरान खान के साथ देखिए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में क्या ऐसा कोई सियासतदान आया है
कि जिसने इतने तसलसल के साथ इतनी बड़ी कुव्वत वालों को इनकार किया हो। ज़िया-उल हक तो नहीं बन गया था ना फील्ड मार्शल और चीफ पता नहीं क्या, ये तो सब कुछ बन गया है। मतलब ये मुझे तो लगता है खुद नाउज़ुबिल्लाह कल अपने आप को कुछ और डिक्लेयर ना कर दे, ये सब कुछ बन गया है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ना उसके सब कुछ बने हुए को सिफ़र कर देता है इमरान खान जब कहता है मैं नहीं मानता भाई। तो सर ये प्लान इनका फाइनल ये है, जो फाइनल आपसे कमेंट्स लेना है कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क तो ये जो करना चाह रहे हैं, इनका प्लान है कि या तो आप पाकिस्तानियों आवाज उठाओगे और न्यू सिस्टम जो नया निज़ाम बनाना चाह रहे हैं, उसमें नए सूबे बनाने चाह रहे हैं, वफाकी निज़ाम होगा और उसके अंदर जनाब फेडरल पोलाइटी होगी, उसके अंदर एजेंसियों का एक मुस्तकिल रोल होगा, आईएसआई और एमआई का खास तौर के ऊपर एक मुस्तकिल रोल होगा। शाही खानदान पहले जिस तरह के मौजूद हैं यहाँ पे, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के साथ-साथ अब फौजी शाही खानदान भी जो हैं, वो आगे अब बनेंगे और वो फौजी शाही खानदान ज़ाहिर-सी बात है, लोग कहते हैं कि आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री साहब जो हैं, उनके ये एम्बिशंस हैं कि फौजी शाही खानदान भी बने, जिस तरह ये 2 शाही खानदान यहाँ पे रूल कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज़ सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स करेंगी, जो इनका प्लान है कि जनाब सिर्फ पीटीआई को ये कहते हैं सिर्फ केपीके की पार्टी है, वहाँ भी इन्होंने मज़ीद पार्टियाँ खड़ी की हुई हैं, वहाँ पे इनको सँभालना आसान है। और अफ़वाज पाकिस्तान किराए की फ़ौज के तौर के ऊपर, मर्सनरीज़ के तौर के ऊपर काम करेंगे, जो इनका प्लान है, जो अभी भेजो डॉलर दो काम करवाओ। उसके अलावा यहाँ पे कोई नेशनल आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लाट-म्लाट ये आपस के अंदर बात करते हैं। मुल्क का माशी कोलैप्स, दिवालिया जो है, वो तो हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में ये अब इर्रिवर्सिबल है। यहाँ पे अब ये वापस नहीं आ सकता। इस हालत के अंदर ये पहुँच चुके हैं। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा और पाकिस्तान से ज़िंदाबाद का नारा लग रहा है। तो इसमें उम्मीद अगर है तो क्या है? और फाइनल कमेंट्स पे इजाज़त लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मंज़र तो आपने ठीक ही खींचा है कि ये जो कुछ थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, अपनी सिपा को किराए पर देकर कहीं से पैसे ले भी लेंगे, लेकिन वो डॉलर तो अवाम के हक में नहीं आने ना, वो डॉलर तो इनकी जेब में जाने हैं। कल अगर जो नीलामी हो रही है, फौजी फर्टिलाइज़र ने अगर पीआईए खरीद लिया, तो इसको अवाम को क्या फ़ायदा है? एमटैक के जो इस वक़्त वो लग रहे हैं, वो भी तो फौजी कंपनी ₹250 का हर पाकिस्तानी को चूना लगा रही है ना, तो उसका एक आम शहरी को क्या फ़ायदा है? एक आम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसको कैसे बेहतरी होगी? उसका तो सवाल है सिफ़र। जवाब है सिफ़र। तो ये तो हर आने वाला दिन एक आम शहरी के लिए सख्त से सख्त तर होता जाएगा। मेन इश्यू ये है कि क्या पाकिस्तानी अवाम इसको कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? देखिए, अब ये चीज़ तहरीक-ए-इंसाफ से बाहर जा चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ तो खत्म होगी ना, देखिए तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान है। इमरान जी। खान की आप रेज़िस्टेंस की बात करें, उसके बाद तो जमात तो इन्होंने मुल्क में छोड़ी कोई नहीं। तो अब इश्यू ये आ गया है कि अब पूरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, क्योंकि हर शख्स जो है, वो अब उसने फैसला करना है कि उसने अपने साथ होने वाले ये ज़ुल्म को लेकर चलना है या उसने उठना है या आवाज़ उठानी है। इन्होंने एक डर और खौफ का वो जो एक माहौल बना दिया है, उसकी वजह से जो लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये कोई मुसलसल का तो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि जब ये ज़ुल्म बढ़ता जाएगा, तो लोग फिर ऑर्गेनाइज़ भी होना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकलेंगे। लोग निकलेंगे इवेंचुअली। इन चीज़ों का, इन बातों का हल वही है जो इमरान खान बार-बार कह रहा है कि इसका फैसला ऐवानों में नहीं, सड़कों के ऊपर होगा, क्योंकि इन्होंने अब तो वो ऐवानों के फोरम भी खत्म कर दिए ना। पार्लिमान तो खत्म थी, अब अदालत भी खत्म हो गई है। तो अब किसी इंसान ने अपना इश्यू लेकर कहाँ जाना है? आपने देख लिया, बाहर का फोरम भी खत्म हो गया। पहले जो ये आ रहा था ना कि जनाब वो ट्रंप आएगा तय हो जाएगा, वो भी आपने खत्म, एवरीथिंग। हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर होनी है, पाकिस्तान की सड़कों के अंदर होनी है। तो ये जो जिस दिन 25 करोड़ अवाम निकलेगी, ये जागेगी, तो फिर ये चंद दर्जन लोग तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो कहीं खड़े भी नहीं हो सकेंगे। असल चीज़ वो है, वक़्त का हम नहीं कह सकते कि उस काम में 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन तब्दीली सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान की अवाम अपने जमहूरी हक के लिए पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करे। देखिए राय साहब, दुनिया कांस्टेंट कांस्टेंट जो है ना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। कोई जी। शख्स ये समझता है कि उसने अपने आप को 5 दाल 15-20 साल का अगर उसने दे दिया, ससना भी दे दिया, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक हकीकत है दुनिया में, वो अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा हर चीज़ जो है वो फ़ानी है। अजीज़ान-ए-मन याद रखें, सदा बादशाही बस सोहणे रब दी है, बस सोहणे रब दी है। इसके साथ इजाज़त लेते हैं, मैं शहज़ाद अकबर साहब, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्ज़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू शहज़ाद अकबर साहब। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।